तो लास्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक एनर्जी कर चुके थे। आज हमें स्टार्ट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी पार्टिकल में उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझते हो, केमिस्ट्री में शब्द सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मीनिंग होता है, कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है लोकेशन, पोजीशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब पोजीशन। मान लो, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, लिखो द एनर्जी, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन में क्या आएगा, लिखिए द एनर्जी possessed by the object, the energy possessed by the object due to its position or configuration is called कोई बताएगा इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज आप लोगों को बता दें, काम आएगी फ्यूचर में भी, ठीक है। इज कॉल्ड हमेशा वो होता है जो हेडिंग होती है, पता है, नहीं पता था, थैंक यू बोलो। जब तक ज्ञान है देते रहेंगे, ठीक, घबराने की ज़रूरत नहीं। इसको यू से शो करते हैं, कैसे, इट इज़ डिनोटेड बाय यू। इसको यू से शो किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को यू से शो किया जाता है। इन केस अगर मान के चलो कि कोई पार्टिकल है वो एच हाइट पे है, कहाँ है, एच हाइट पे। कैसे, सुनो, जैसे मान ली एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के पीक पॉइंट पे, छत पे एच हाइट, मान लो इसकी छत की ऊंचाई एच हो गई। तो यहाँ कोई पार्टिकल रखा है मान लो, तो इस पार्टिकल पे कोई ना कोई एनर्जी स्टोर है, क्योंकि वो रखा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई पार्टिकल सब रखा है तो उसमें किस बात की एनर्जी, वो एनर्जी है उसमें, वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोजीशन और लोकेशन, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पार्टिकल में जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है वो एच हाइट पे अगर रखा हुआ है तो इसके अंदर कोई ना कोई एक एनर्जी स्टोर है। वो एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, U इज इक्वल टू mgh, वेयर m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। और h क्या होता है, हाइट होता है, जितनी हाइट पे वो पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, हम लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। आर क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस जिसके साथ वेरिएशन हो रहा होगा शायद। ठीक है, यू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, एफ क्या होता है, फोर्स होता है। ये डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, यानी ये डिफरेंशियल फॉर्म है। ये क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस में ग्राफ बनाएं, उस ग्राफ का हम स्लोप निकालें तो हमें फोर्स मिलेगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है। समझ रहे हो ना, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, स्लोप निकालना। क्या होता है, स्लोप निकालना। डी आर को अगर यहाँ पे शिफ्ट कराओगे तो डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर हो जाएगा। अरे ऐसा होगा ना, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। इसको जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे सो यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी आर। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया निकालना। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, नोट करो जल्दी से।
नोट हो गया क्या? तो जल्दी करो फिर। ये हो गया इतना? हो गया? हटा रहे इसको। चल शायद लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन फाइंड किया हुआ था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो दोबारा से पढ़ लो, देखो बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? हाफ mv² लिखते हैं, इसको मान लेते हैं एक इक्वेशन, ठीक है। और जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बच्चों? p लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आ जाएगा? p/m। ये p/m यहाँ रखोगे वेलोसिटी की जगह? नहीं रखोगे? अरे आता है इतना, तो रख लेंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हमें? k इज इक्वल टू 1/2m और v² है तो p²/m² हो जाएगा। ये m से m कैंसिल हो रहा, तो यहाँ से आ जाएगा p² इज इक्वल टू 2mk। सो लिख सकते हैं p इज इक्वल टू √2mk। ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये लास्ट क्लास में बता चुके थे, लेकिन तब भी अगर नहीं पढ़ा था तो अभी पढ़ लिया ना, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था। कुछ बच्चे नए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, कोई बताएगा? वर्क को एनर्जी है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है? दोनों एक ही बातें हैं। वर्क एनर्जी एक ही चीज़ है। यूनिट क्या होता है दोनों का? जूल होता है, सेम होता है। डायमेंशन दोनों का क्या होता है? सेम होता है कि नहीं होता है? क्वांटिटी भी दोनों सेम है, स्केलर हैं दोनों। वर्क और एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी एक ही बात होता है, मान के चलो। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम देखना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? W इज इक्वल टू डेल्टा के। समझ गया ना? यहाँ पे जो W है वो क्या है? वर्क डन, ठीक है। और जो यहाँ डेल्टा के है वो क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स जो लगते हैं उनकी वजह से तीन तरह के वर्क किए जा सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव। एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। अभी बता रहे क्या होते हैं ये, ठीक है। एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, NC नॉन कंजर्वेटिव। एक होते हैं कंजर्वेटिव, एक होते हैं स्यूडो फोर्स। क्या होते हैं? स्यूडो फोर्स। इन सब का जो एडिशन है वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा के। किसके इक्वल होता है? डेल्टा के, ठीक है। स्यूडो फोर्स काम करता है एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए। स्यूडो फोर्स कहाँ काम करता है? एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए। एक्सेलरेटेड फ्रेम का मतलब जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, और वो पार्टिकल किसी ऐसे सिस्टम में है, वो सिस्टम भी मूव कर रहा है, उस सिस्टम की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो एक्सेलरेशन होगा कोई ना कोई। एक्सेलरेशन ना होने के लिए दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी बताओ? बता रहे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? एक्सेलरेशन जीरो दो केस में होता है, या तो पार्टिकल चल ही ना रहा हो, ठीक है। जब चलेगा ही नहीं तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी? जब वेलोसिटी नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? तो या तो पार्टिकल चल ही ना रहा हो। दूसरा केस क्या होता है? अगर वो चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज चले, जिससे चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाए। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप बैठे हो बस में, तो बस की स्पीड बदलती रहती है, कभी कुछ होती कभी कुछ होती है। तो बस को हम क्या मान के चलेंगे? एक एक्सेलरेटेड सिस्टम। क्या मानेंगे? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कभी कुछ होती कभी कुछ होती है। समझ पा रहे हो? तुमने देखा होगा जब बस या ट्रेन मूव करती तो तुम्हें जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करती है, तुम बैठे हो तो तुम्हें एकदम पीछे से धक्का लगता है, पीछे की तरफ लगता है कि नहीं लगता है? उसी को कहते हैं स्यूडो फोर्स।
क्या कहते हैं। और जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहो या आप ऐसे सिस्टम में बैठे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो उसमें स्यूडो फोर्स काम नहीं करता। ठीक है, समझ गए स्यूडो फोर्स का मतलब क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कांस्टेंट फोर्स, ऐसा फोर्स जो पाथ हाथ पे डिपेंड ना करें, जो किसी भी चीज़ पे डिपेंड ना करें। फोर्स कौन से, जो किसी चीज़ पे डिपेंड ना करें, मतलब पाथ हुआ, पाथ मतलब समझते हो, रास्ता। जैसे वेट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट, जैसे नॉर्मल फोर्स, जैसे टेंशन फोर्स, यानी ऑल टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, जैसे अगर हम फ्रिक्शन को छोड़ के, लेकिन फ्रिक्शन को छोड़ के, ठीक है, अभी बताएंगे क्यों फ्रिक्शन को छोड़ के, नॉर्मल फोर्स है या टेंशन फोर्स है या वेट है, तो ये पाथ पे डिपेंड करने वाली कोई बात ही नहीं होती। ये डस्टर यहाँ रखा है, इसका मास मान लो 50 ग्राम है, तो ये अगर घिसता हुआ उधर जाएगा उधर, तो मास 50 ग्राम रहेगा यार, इसका रहेगा। अरे थोड़ा बहुत हो सकता घिस गया हो, 1-2 ग्राम, पूरा थोड़ी गायब हो जाता है। हम 28 साल से चल रहे, घिस ना गए, लंबे ही हो चले जा रहे यार। जूता घिसता है, नहीं बात समझ रहे हो, गाड़ी चलते हैं तो टायर घिसता है, तो जो घिसता है टायर वो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर स्मूथ सरफेस पे चले गाड़ी तो क्या टायर घिसेगा, लेकिन अगर रफ सरफेस पे चले गाड़ी तो टायर, यानी जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है। समझ गया ना, स्मूथ सरफेसेस के लिए फ्रिक्शन 0, रफ सरफेसेस के लिए फ्रिक्शन कुछ ना कुछ होता है। समझ पा रहे हैं बात, ठीक है ना। तो वही है, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस स्यूडो फोर्स की वजह से जो भी वर्क होता है टोटल, वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम मास का, एक कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम मास का, और इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में मान के चलो कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा, हाँ या ना। इनिशियल वेलोसिटी t=0 पे ही तो होगी, अभी वो उसने जैसे स्टार्ट किया है चलना, तो वो t=0 ही तो कहलाएगा। तो t=0 पे जो इसके पास वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। वो हमने कितना मान लिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल जब इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, वेलोसिटी आ चुकी है, तो ये कुछ टाइम बाद कहीं पहुंच जाएगा दूसरी जगह। जब ये दूसरी जगह पहुंचेगा तो सीधी बात है इसमें कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा, तभी तो पहुंचा है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लें, एस मान लिया। जब ये यहाँ पहुंच गया, इसको टी टाइम लग गया होगा, अरे t=0 पे यहाँ था, कुछ टाइम बाद वहाँ पहुँच गया दूसरी लोकेशन पे। चलो ये लोकेशन को ए मान लो, इस लोकेशन को बी मान लो। ए से बी तक का टाइम कितना है बीच में, स्मॉल टी टाइम है, ठीक है। तो जब वो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो इस केस में, यानी इस पॉइंट पे या इस लोकेशन पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसको हम क्या नाम देंगे, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब जानते हो क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी हो, कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी होती है उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको हमने क्या बोल दिया है, v बोल दिया है, स्मॉल v। समझ गए, ये तो हो ही गया था, नोट आप लोगों ने कर लिया था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब फोर्स अप्लाई हो रहा है, मास स्मॉल एम है, एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करो अगर, तो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, और बाई और लगाओ आगे, बाई न्यूटन सेकंड लॉ। क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, F=ma लिखते हैं। अच्छा, F=ma न्यूटन का सेकंड लॉ होता है क्या, उसका डेरिवेशन होता है, उससे आता है F बराबर m में। F=ma न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। उसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है F=ma, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू F/m। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानकारी है ही, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताएगा कोई, v² इज इक्वल टू u² प्लस
इस यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट कराएंगे और एक ही जगह पे हम एफ अपॉन एम रखेंगे और ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एफ इंटू एस क्या होता है, बोलो, एफ इंटू एस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। इस एम को इधर भेजो तो ये एम आ गया इधर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू, ये एफ इंटू एस क्या होता है, हाँ या ना। इस 2 को इधर डिवाइड में ले आओ, सो 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, वर्क है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एम इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये जो v है वो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये जो u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी है उससे हमें क्या मिलेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो फाइनल वेलोसिटी है उससे हमें क्या मिलेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के एफ, इसको क्या लिख सकते हैं, के आई, और ये क्या है, ठीक है। तो के एफ माइनस के आई को क्या लिखोगे, डेल्टा के, अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यही तो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो वो लिखा है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है किसी को, नहीं है डाउट, बहुत होशियार हो, लिखो, नोट करो इसको। नोट हो गया ना सबका, तो फिर एक क्वेश्चन हो जाए, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल is kept up, kept नहीं, is dropped, a particle is dropped from a height, 20 meter. Find velocity when it hits the ground. ठीक है। एक पार्टिकल है जिसको 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप मतलब समझते हैं, बस ऐसे छोड़ दिया, फ्री फॉल करेगा, वो फ्री फॉल करेगा, छोड़ दिया इसको, नीचे आएगा, वेलोसिटी है इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तब भी ये मूव कर रहा, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी खींच रही है इसको अपनी तरफ। तो जब ऐसा है, देखो सिचुएशन कि एक ये बिल्डिंग है, यहाँ से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है, ये 20 मीटर है, तो ये जब ज़मीन पर टकराएगा यहाँ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी मान लो। अब v की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ले रहे हैं, आ जाएगा। हमें टाइम तो पता है नहीं ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें टाइम आता है, हम सेकंड भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें भी टाइम आता है, और सेकंड तो हम वैसे भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें जो निकालना है वो उसमें है ही नहीं, हमें v निकालना है, v उसमें आती ही नहीं है, हम थर्ड लगाएंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन होता है। u कितना है, तो v स्क्वायर और रहेगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस का g और हाइट भी -20, नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। पार्टिकल जहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है उसको हम ऑरिजिन मानते हैं, ये कई बार बता चुके। ऑरिजिन से नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अरे यार ये आ ही नहीं रहा होगा, ये एक्सेस होती है, ये ऑरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई नहीं होता, इसलिए -20 लिखा है, नीचे आ रहा है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, जी 10, 20 400, सो v कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना, ये आंसर आ गया। इसका यूज़ कहाँ हुआ, इसमें होगा। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम्स। कैसे, W इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के मीन्स के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल कितना है, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा कि नहीं। अब हमें यहाँ पे निकालना है वर्क के बारे में, पता करना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना।
मान लो ये जो पार्टिकल है उसका मास कुछ है स्मॉल m, मान लेते हैं। तो जैसे ये पार्टिकल है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी लग रही, तो नीचे की तरफ लगेगा कितना? mg। अरे हाँ या ना? तो फोर्स लिख रहे हैं, फोर्स हो गया mg, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी नीचे की तरफ ही हो रहा है, कितना? 20। तो mg इंटू 20। यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो थीटा होता है। फोर्स कहाँ लग रहा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा? नीचे। एंगल कितना हो गया? 0। कॉस 0 प्लस 1, इसलिए प्लस रहे, ठीक है। इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम नहीं रहे, जी कितना होता है? 10 इंटू 20 इंटू ये 2 इधर आ गए, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सो वी कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना? सेम आ गए कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? के एफ का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और के आई का मतलब होता है क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, कोई डाउट? W इक्वल टू एम जी नहीं हुआ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो फोर्स अपने पास कितना है? mg है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 20, क्योंकि ये पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ आया 20 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 मीटर, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना देखेंगे जो भी टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।